हेलो स्टूडेंट्स, एल्कीन्स रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेलोजिनेशन कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स देखना है। वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सीक्वेंस फिक्स होते हैं और हमें ये याद कर लेना चाहिए। यदि मैं एल्कीन के लिए ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस लिखूं तो सीक्वेंस होता है ये। और यदि डेफिनेशन की बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यदि हमने एल्कीन से स्टार्ट किया और एल्कीन का ऑक्सीडेशन किया तो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करने पर हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज इपॉक्सी कंपाउंड। इपॉक्सी कंपाउंड का थोड़ा और ऑक्सीडेशन करने पे डायोल मिलते हैं। डायोल के थोड़े और ऑक्सीडेशन पे बनते हैं कार्बोनाइल। डायोल अल्कोहल है और अल्कोहल से कार्बोनाइल, कार्बोनाइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यह हमने एल्केन वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था। और यदि मुझे डायोल से कार्बोनाइल बनाना है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। मतलब कंपाउंड दो डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा और बन जाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब वो एल्कीन पर डिपेंड करता है कि दोनों एल्डिहाइड बनेगा कि दोनों कीटोन बनेगा कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनेगा। और ये पहचानने का तरीका क्या है कि यदि H रहेगा तो एल्डिहाइड और कार्बोनाइल कार्बन पे H नहीं रहेगा तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, कीटोन बोलना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस फिक्स होता है, हमें याद करना होता है। थोड़ा और आगे बात करें तो एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सबसे बड़े ड्रॉबैक होते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रोक नहीं सकते आप। थोड़ा भी यदि कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है तो हर हालत में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। और रही बात कीटोन्स की, कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। कहने का मतलब हम अपने सिलेबस में तो कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, कीटोन का नो रिएक्शन। अब यदि मैं नो रिएक्शन बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्यों? क्योंकि कंबशन इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। वो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं होता, तो कीटोन का भी हो जाएगा। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करते। एल्डिहाइड का करते हैं। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। अब यदि मैं एसिड की बात करूं तो एक्सेप्शनल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अकेला ऐसा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन क्या बनाता है, CO2 प्लस H2। ऑल अदर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। मतलब फॉर्मिक एसिड के अलावा हम किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके CO2H2 नहीं बनाएंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्लियर है? तो ये ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस फिक्स होता है और ये हमें याद रखना होता है हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है रिएजेंट। अलग अलग टाइप के रिएजेंट का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है तो फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग होता है। तो एक एक करके मैं सारे ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन, और जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इपॉक्सी कंपाउंड। प्रोडक्ट तो फिक्स है। सेकेंड ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, डाइऑल। थर्ड ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, कार्बोनाइल। फोर्थ ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इपॉक्सी कंपाउंड बनेगा। और चूंकि फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी कंपाउंड है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है? इस रिएक्शन में होगा क्या, एल्कीन का रिएक्शन हम किसी रिएजेंट से कराते हैं। अब रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे अभी डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन यदि इपॉक्सीडेशन का रिएजेंट है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इपॉक्सी बनेगा। तो क्या हम गिवन एल्कीन से इपॉक्सी बना पाएंगे? कितना आसान, एक ऑक्सीजन ही तो पाई बॉन्ड में फिट करना है। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम स्टार्टिंग मटेरियल का नाम लिखना होता है मुझे, इथाइलिन। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इथाइलिन। और कैटेगरी का नाम लिखना होता है ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसका कॉमन नेम है ऑक्सीरेन। ये कॉमन नेम है ऑक्सीरेन। ये दोनों ही कॉमन नेम है, इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। यदि हम इसके IUPAC नेम पर जाएं जो कभी यूज नहीं होता, तो IUPAC में हमने क्या पढ़ा था, 1,2 इपॉक्सी इथेन। इसको साइड चेन में लिखना होता है इपॉक्सी ग्रुप, और वर्ड रूट ई प्राइमरी सफिक्स एन, और नाम क्या बनेगा, 1,2 इपॉक्सी इथेन। ये इपॉक्सीडेशन का जनरल रिएक्शन है। रिएजेंट पर यदि हम बात करें तो जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज पर ऑक्सी एसिड। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होता है, पर ऑक्सी एसिड में 3 ऑक्सीजन होते हैं। और देखो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक है यही तो पर ऑक्सी लिंक है।
और ये जो मैंने रेड कलर से स्टार मार्क कर रखा है, ये वाला ऑक्सीजन इपॉक्सी बनाने के काम में आता है, ये भी मैकेनिज्म में आ जाएगा। यदि परऑक्सी एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यदि मैं बताऊं तो बुक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, MCPBA लिखा रहता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड उसका स्ट्रक्चर होता है ये। और हर परऑक्सी एसिड क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। और यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे मैंने एसिटिक एसिड बोला, तो एसिडिक एसिड में एक ऑक्सीजन यदि मैं इंक्रीज करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, तो इसका नाम मुझे क्या बोलना पड़ेगा, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, या डायरेक्ट शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, पर एसिटिक एसिड इसको बोल दिया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिस एग्जांपल में आता है, फॉर्मिक एसिड का पर ऑक्सी एसिड बनाकर दिखाऊं। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, उसमें एक ऑक्सीजन इंक्रीज किया तो बनेगा ऐसा, और इसका नाम क्या बनेगा, पर ऑक्सी फॉर्मिक एसिड। लेकिन जब इसको शॉर्ट में लिखा जाता है तब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये साउंड क्या करेगा, पर फॉर्मिक एसिड। जब तक हाइफन यूज कर रहा हूं तब तक मुझे समझ आ रहा है कि पर अलग है और फॉर्मिक एसिड अलग है, लेकिन यदि हाइफन मिक्स हो गया तो ये डायरेक्ट साउंड क्या करेगा, परफॉर्मिक एसिड साउंड करेगा, और परफॉर्म करने वाला एसिड क्लियरली समझ नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो कोई भी परऑक्सी एसिड यदि दिखा तो हमें क्या करना होता है, इपॉक्सीडेशन करना होता है। अब यदि इसके मैकेनिज्म पर बात करें तो हमने पहले ही बोला हुआ है कि एल्कीन के टॉपिक के हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसका मैकेनिज्म भी क्या होगा, इसका मैकेनिज्म भी होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होगा, तो जरा एक बार परऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन जिस पे मैंने लोन पेयर दिखाया हुआ है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा, और यदि ये बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएगा तो ऑक्सीजन पे डेवलप होगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, जो बस ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तब ये एल्कीन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कार्बन ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड पेयर हटाया, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये राइट का साइन लगाऊं। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा और ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव। अब ये निगेटिव हाइड्रोजन के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होने लगेगा। अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये ब्रेक होने लगेगा, और ये वाले ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से बनने लगेगा और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। इस तरीके से ये मैकेनिज्म लिखा जाता है। क्लियर। अब फाइनली मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बन गया, यहाँ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर OH बन गया, मतलब जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन गया। तो परऑक्सी एसिड ने क्या किया, परऑक्सी एसिड ने जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो एल्कीन को सप्लाई किया और नॉर्मल एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो जरा, जिस ऑक्सीजन को मैंने मार्क किया था, स्टार मार्क किया था, वही ऑक्सीजन जो है इपॉक्सी बनाने में एल्कीन में यूज हुआ है। तो यदि आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज करते हैं तो कौन सा ऑक्सीजन एल्कीन में जाएगा, द ऑक्सीजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, वो वाला ऑक्सीजन इपॉक्सी बनाने के काम में आता है। अब यदि मैकेनिज्म बेस्ड इस बात को मैं क्वेश्चन में यूज करूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन फॉर्म। तो कहाँ पर रिएक्शन होगा, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैं बात करूं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकैटाइन की होगी, इसलिए यहाँ पर इपॉक्सी जो बनेगा। यदि मैंने यहाँ पर सिंगल रिएक्शन कराना है तब, वन टाइम यदि रिएक्शन कराना है तभी क्वेश्चन का सेंस बनता है, तो ऑक्सीडेशन होकर इपॉक्सी कंपाउंड ऐसे बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर बनने वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए जो इपॉक्सी स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं इस डबल बॉन्ड पर बनाऊंगा। तो इस तरीके से यदि हमें डिफरेंट एल्कीन या डिफरेंट डबल बॉन्ड दिए होते हैं तो भी हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर पहले इपॉक्सीडेशन होगा, कहाँ पर बाद में इपॉक्सीडेशन होगा। ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड ऑक्सीडेशन पर आते हैं। हमें पहले से मालूम है कि सेकेंड ऑक्सीडेशन में बनेगा डाइऑल,
और चूंकि डाइऑल OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए यदि OH OH लगेगा तो रिएक्शन का नाम क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिलेशन बोला जाएगा। और हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट मुझे मालूम है डाइऑल बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि रिएजेंट क्या लिया जाता है, बस हमें ये रिएजेंट स्टडी करना है, बनेगा तो डाइऑल। अब यदि इसका स्ट्रक्चर का नाम लिखूं तो IUPAC, तो नाम ज़्यादा यूज़ नहीं होते अब सिलेबस में, इथेन 1,2 डाइऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। लेकिन कॉमन नेम यदि लिखूं, सिलेबस में यही ज़्यादा लिखा जाता है, इथाइलिन स्टार्टिंग मटेरियल का नाम प्लस कैटेगरी का नाम ग्लाइकॉल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। हालांकि ग्लाइकॉल कैटेगरी का ये फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकॉल, क्योंकि कॉमन नेमिंग में ये होता है कि कैटेगरी का नाम कैटेगरी के फर्स्ट मेंबर को डायरेक्ट दे दिया जाता है। हमें इंपॉर्टेंट क्या स्टडी करना है, रिएजेंट के बारे में, तो हम रिएजेंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में जो रिएजेंट है वो है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा लिखा हुआ है, कोल्ड, स्ट्रिक्टली कोल्ड। देखो, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन यूज्ड एट हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें यदि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है तो हमें टेम्परेचर कम लेना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो ये ध्यान रहे, स्ट्रिक्टली कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइऑल और ऑल्सो नेम्ड एज बेयर्स रिएजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। कोई इंपॉर्टेंट बात है, इससे बनने वाला जो डाइऑल बनेगा वो सिस डाइऑल बनेगा, मतलब दोनों OH सेम साइड से आएगा, ये भी हम मैकेनिज्म में भी देख लेंगे। अदर रिएजेंट में यदि बात करें तो ये बुक्स वगैरह में लिखा मिलता है, हमारे सिलेबस में यूज होते नहीं। तो अदर में यदि बात करें, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिखा हुआ है OSO4 in combination with Na2SO3 or NaHSO3, both you can use for hydrolysis, NaHSO3 is used। इसमें बनने वाला क्या है, सिस डाइऑल। ये हम तब भी पढ़ चुके हैं पहले, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, लेकिन इससे बनने वाला जो डाइऑल बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस डाइऑल। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो याद रखा जाना चाहिए। रही बात मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म अभी हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म में यदि मैं बात करूं तो KMnO4 और OSO4 का एडिशन डबल बॉन्ड पर इस तरीके से होता है और इस तरीके से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये आइडिया देने के लिए कि जो बनेगा वो सिस डाइऑल बनेगा, केवल ये आइडिया देने के लिए मैंने मैकेनिज्म लिखा। और जब हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पर यदि हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं, और यदि यहाँ से ब्रेक होगा तो देखो कार्बन कंपाउंड में दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से आएगा। ये एक्सप्लेनेशन है यकीन दिलाने के लिए कि यहाँ पर क्या बनेगा, सिस डाइऑल बनेगा। और साथ में जो बनेगा MnO2, और ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, क्यों, क्योंकि इसका आता है ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी सिस डाइऑल बनाता है। OSO4 में भी बिल्कुल सिमिलर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिस डाइऑल बनेगा, और साथ में जो बनेगा H2OSO4 बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑस्मियम ईस्टर बोलते हैं। हमारे सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट ऑस्मियम वाला तो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात करें, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस में क्या था, इपॉक्सीडेशन पर ऑक्सी एसिड यूज किया, इपॉक्सी बना लिया। अब इपॉक्सी में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर आएगा डेल्टा प्लस। तो ये माइनस जो है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के रिपल्शन के कारण, सिमिलर चार्ज के रिपल्शन के कारण हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और यदि अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, यहाँ पर बनने वाला ट्रांस डाइऑल बनेगा। मैंने एक स्टेप बिना लिखे डायरेक्ट लिख दिया है, O माइनस बनेगा पहले, फिर H प्लस सप्लाई होगा, तब जाकर ट्रांस डाइऑल बनेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हैं, कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना चाहिए। कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट बेयर्स रिएजेंट सिस डाइऑल बनाता है, सेकेंड इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस कैसा ट्रांस डाइऑल बनाता है। OSO4 वाला हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हुआ सेकेंड ऑक्सीडेशन जिसमें डाइऑल बना। पहले से मालूम है कि थर्ड ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस, क्योंकि इसका जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज ओजोन, और लाइसिस मीन्स होता है बॉन्ड ब्रेक डाउन ड्यू टू ओजोन, इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। रिएक्शन में क्या होता है, एक बार ध्यान से देखें। एल्कीन का रिएक्शन जब हम ओजोन से कराते हैं तो कुछ इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ओजोनाइड। प्राइमरी ओजोनाइड यदि मैं नाम लिखूं तो दिस इज मोलोजोनाइड, दिस इज मोलोजोनाइड।
फिर ये क्या होता है, ये होता है रीअरेंज, और रीअरेंज होने के बाद ये बनाता है फाइनल ओजोनाइड। बुक्स वगैरह में यही लिखा हुआ मिलता है। फिर यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बन जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। इन पोर्शन से तो कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। इस ऑक्सीजन का क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये वाला ऑक्सीजन H2 के साथ कंबाइंड होके बनाता है H2O2। और प्रॉब्लम ये है कि H2O2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डर किसको है, एल्डिहाइड को, क्योंकि कीटोन्स तो कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। यदि H2O2 बना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हर हालत में एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यदि हमें एंड प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनाना है तो हमें इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हटाना पड़ता है। तो इसके लिए यदि मैं स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट लिखा जाता है कुछ ऐसे, टू रिमूव द H2O2 फॉर्म्ड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। और अपने सिलेबस में जो सबसे कॉमन लिखा हुआ मिलता है दैट इज जिंक। ये जिंक कैसे हटाएगा H2O2 को, तो जिंक क्या करेगा, H2O2 से रिएक्ट करेगा और बना लेगा ZnO, और H2O2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2O में कन्वर्ट कर देगा। बुक्स वगैरह में DMS भी लिखा हुआ मिलता है, डाइमिथाइल सल्फाइड। और यदि मैं लिखूं तो डाइमिथाइल सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है ये क्या करेगा, ये भी H2O2 से रिएक्ट करता है, और H2O2 से रिएक्ट करने के बाद ये H2 में कन्वर्ट कर देगा और बड़ा फेमस कंपाउंड बनेगा। ये हमने GOC में सॉल्वेंट के टाइम पर बोला था, वेरी फेमस इनर्ट सॉल्वेंट DMSO बना लेता है ये। तो हम जिंक भी यूज़ कर सकते हैं और DMS भी लिखा हुआ मिलता है। दोनों ही केस में हमें क्या समझ जाना है कि H2O2 हट जाएगा, और यदि H2O2 हट जाएगा मतलब आंसर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे आंसर में एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। हाँ, यदि H2O2 नहीं हटा तो फिर आंसर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और आंसर में मुझे क्या लिख कर आना पड़ेगा, एसिड लिख कर आना पड़ेगा। अब यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि मैकेनिज्म एल्कीन टॉपिक का हर मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर भी मैकेनिज्म का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हर रिएक्शन में यही नाम तो लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट होता है इस बात से कि ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा, तो ये एल्कीन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड पेयर हटा दिया जाएगा, तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। इस कार्बन पे जब प्लस आएगा तो ये वाला माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से प्राइमरी ओजोनाइड मूल ओजोनाइड बनता है। अब ये मूल ओजोनाइड रीअरेंज होता है, और रीअरेंज कैसे होगा, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस कार्बन पर डेल्टा प्लस होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये इस ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड पेयर हटके ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो बनेगा माइनस। अब ये वाला माइनस क्या करेगा, इस कार्बोनाइल के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, O माइनस बनेगा, और ये वाला जो O माइनस है ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले ऑक्सीजन को मैं इससे जोड़ दूंगा और फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनल ओजोनाइड बन जाएगा। उसके बाद जो होता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बन जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। क्या मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैकेनिज्म जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन बेस्ड यदि मैं बात करूं तो अलग अलग केसेस में ये स्टडी किया जाता है। हमें क्या करना रहेगा, तो जरा इन केसेस से हम समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वो केस 1 में मैंने लिखा, 99% क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एल्कीन लिखा रहेगा, ओजोन ओजोनाइड बनाने के लिए ज़रूरी है, H2 लिखा जाना ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से ओजोनाइड ब्रेक होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक, इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड को बीच में से इस तरीके से कट करना है। कट करने का मतलब कंपाउंड दो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से दोनों पोर्शन लिख लिए जाएंगे। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे ऑक्सीजन यूज़ करके यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेना है, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। चूँकि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और हमारे सिलेबस में यही इम्पॉर्टेंट है, यही यूज़ होता है। यदि रिएजेंट ना लिखा जाए, केवल ओजोनोलाइसिस लिखा जाए, तो हम हमेशा कौन सा कंसीडर करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कंसीडर करते हैं। बहुत रेयर मिलेगा लेकिन तब भी देखते हैं केस 2 में क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जिंक इज एब्सेंट,
और जिंक इज एब्सेंट, इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। और फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डबल बॉन्ड को तो उसी तरीके से कट करना है, कार्बोनाइल तो उसी तरीके से बनाना है। और हमारा इंफॉर्मेशन रहेगा कि कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं, तो कीटोन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड यदि फॉर्मिक एसिड हुआ तो ये फॉर्मिक एसिड से CO2H2 भी बना लेगा। फॉर्मिक एसिड के अलावा और किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे नो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो यदि जिंक प्रेजेंट नहीं रहेगा तो इस रिएक्शन का हम एंड प्रोडक्ट आंसर क्या लिख कर आएंगे, हम एक पोर्शन का यहाँ पर एसिड लिख कर आएंगे, एसिड से आगे नहीं बढ़ा, और दूसरे पोर्शन में प्रोडक्ट कहाँ पर रुक गया था, कीटोन पर रुक गया था, इसलिए इसका जो आंसर लिखना पड़ेगा मुझे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन लिखना पड़ेगा। क्लियर है। बहुत रेयर एक और वेरिएशन की यदि हम बात करें, मन में आए कि हमने जब स्टेटमेंट लिखा था तो हमने ये बोला कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू रिमूव द H2O2 फॉर्म। तब एक डाउट मन में आ सकता था कि हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ क्यों नहीं किया। तो यदि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो आते। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करके बताऊँ तो ये बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोनाइल तो हम बना लेंगे, कार्बोनाइल बन गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेने पर फर्दर रिडक्शन भी हो जाएगा, और रिडक्शन हो गया तो कार्बोनाइल का रिडक्शन एल्कोहल बनाता है, तो हमें आंसर में फिर क्या लिखना पड़ेगा, एल्कोहल लिखना पड़ेगा। और एल्कोहल दो तरीके से बनेंगे, एल्डिहाइड से बनने वाला अलग और कीटोन से बनने वाला अलग। लेकिन ये बहुत रेयर है, शायद कभी हमें इसका क्वेश्चन मिले ही नहीं, बुक्स में भी नहीं मिलता। तो हमारे लिए ओजोनोलाइसिस कौन सा है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, हम उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होते हैं। और क्वेश्चंस की यदि बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ सबसे कॉमन सबसे इजी ऑब्जेक्टिव होता है, नाम लिखा हुआ है 2-ब्यूटीन और उसका ओजोनोलाइसिस मुझे करना है। तो बस मुझे स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, और 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है ये। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, सिमिलर मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CH3CHO लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में ऑप्शन में कैसा लिखा हुआ आता है, ओनली एसिटल्डिहाइड बना। देखो जब मैंने लिखा ओनली एसिटल्डिहाइड, इसका मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब डबल बॉन्ड कट करोगे तो कम से कम इवन नंबर में कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, यदि ओनली एसिटल्डिहाइड लिखा मतलब एसिटल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल बने हुए हैं। और एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं, आइसोब्यूटाइलिन लिखा हुआ है, कॉमन नेम है, और आइसोब्यूटाइलिन किसका कॉमन नेम होता है, 2-मिथाइल प्रोपीन का कॉमन नेम है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और एक बार स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद तो मुझे डबल बॉन्ड को कट करना है। डबल बॉन्ड को कट करूंगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से ऐसा, और एक प्रोडक्ट जो बनेगा एक कार्बन का कार्बोनाइल मतलब SCHO बनेगा। जिंक है इसलिए हमने फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं किया। मतलब प्रोडक्ट का यदि मैं नाम लिखूं तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना एसीटोन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे और एग्जाम्पल यदि मैं डिस्कस करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बार। अब मैं जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर में आता हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में यदि बात करूं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, तो डबल बॉन्ड को मुझे कट करना है। डबल बॉन्ड को कट करूंगा तो इस तरीके से दो पोर्शन बनेंगे, दोनों पोर्शन अलग अलग लिख लिए मैंने, और दोनों पोर्शन में क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बना ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है, और साथ में क्या बना, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन बना। यदि रिंग के अंदर इस तरीके से डबल बॉन्ड रहेगा तो कहीं पर भी किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड रहे मुझे कट करना पड़ेगा, और कट करने के बाद मुझे ऑक्सीजन यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद हम भले उसको प्रॉपरली अरेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन पहले एज इट इज लिख कर बना लेना समझदारी है। 6 कार्बन है, और टर्मिनल पे चूंकि यहाँ पर एक H भी था इसलिए एल्डिहाइड बना है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बाद में लिख देंगे हेक्सेन 1,6 डाइअल। ये इसका प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 डबल बॉन्ड है, 10 डबल बॉन्ड होते तो भी हम उसको क्या करते, हम उसको कट कर देते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है, हमें हमेशा क्या करना होगा, हमें सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमें ऑक्सीजन यूज करके प्रोडक्ट बना लेने। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, हमने दोनों डबल बॉन्ड कट किए, इस तरीके से 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज करें
और ऑक्सीजन को यूज़ करके इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेंगे। बाद में सोचकर लिख देंगे कि सिमिलर हैं तो ट्वाइस लिख दूं, और यहाँ पर CHO है कॉर्नर पे और बीच में एक CH2 आएगा, तो ये बनेगा इस तरीके से कंपाउंड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,3 डाइयल। नेक्स्ट देखें यहाँ पर कॉन्जुगेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बोल चुका हूँ, किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड रहे कट करो। इस तरीके से अलग अलग पोर्शन लिख लिए, कट करने के बाद ऑक्सीजन को यूज़ किया और ये बन गए प्रोडक्ट। बाद में रीअरेंज करके लिख देंगे। यहाँ पर करेंगे तो लेफ्ट वाले पोर्शन से क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बन कार्बन और यहाँ CHO, ब्यूटेन 1,4 डाइयल बना। और साथ में जो बना वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, अब धीरे धीरे कंपाउंड में ये ज़्यादा बनेगा। दिस कंपाउंड इज ग्लाइऑक्सल। CHO इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। और वेरिएशन यदि मैं लिखूं तो नंबर 7 में देखो, इस बार एक्सट्रीम वेरिएशन पर हम आ गए हैं। और एक्सट्रीम वेरिएशन में हमने इस बार क्या किया? एरोमेटिक रिंग ही ले लिया। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरोमेटिक रिंग है या किस तरीके से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें हर केस में क्या करना पड़ेगा? हमें हर केस में डबल बॉन्ड को कट करना है और डबल बॉन्ड को कट करने के बाद ऑक्सीजन यूज करके प्रोडक्ट बनाने। क्लियर? तो यहाँ पर यदि मैं डबल बॉन्ड कट करूँ तो 3 डबल बॉन्ड कट करने पड़ेंगे। एक बॉन्ड यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा। 3 डिफरेंट पोर्शंस बने, मैंने तीनों अलग अलग लिख दिए। फिर मुझे क्या करना है? ऑक्सीजन यूज़ करना है और प्रोडक्ट लिख देना है ऐसा। फिर बाद में दिमाग लगाकर देख लेंगे कि तीनों आइडेंटिकल हैं तो थ्राइस लिख दूंगा। और यहाँ पर CHO और अभी इसका नाम मैंने क्या बताया था? ग्लाइऑक्सल। तो बेंजीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनता है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें टॉल्यूइन। टॉल्यूइन होता है बेंजीन पर CH3। यहाँ पर यदि मैं डबल बॉन्ड कट करूंगा तो सेम एज बेंजीन, बस फर्क कितना है? इस वाले पोर्शन में यहाँ CH3 आएगा और जब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगाऊंगा तो प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा। अब यदि मैंने ऐसा दिखा तो ये तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि ग्लाइऑक्सल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन साथ में एक जो बनेगा वो बनेगा एक और नया नाम। इस तरीके से ग्लाइऑक्सल में मिथाइल लगा हुआ मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल ग्लाइऑक्सल है इसका नाम, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। इस कैटेगरी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे CH3 रहेगा टॉल्यूइन के, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिंग एरोमेटिक है। एरोमेटिक रिंग का मतलब कि डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से लिखा जा सकता है। तो मैं ज़रा एक बार लिख के बताता हूँ, लिख कर बताऊँ नंबर 9 में। तो देखो मैंने यहाँ पर डबल, ये था जाइलिन, जाइलिन के मैंने डबल स्ट्रक्चर लिख के बताया। अब डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट या तो दोनों CH3 के बीच में आ सकता है, अलग अलग साइड भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, और इन प्रोडक्ट्स का नाम मुझे मालूम है। ये तो मिथाइल ग्लाइऑक्सल है और ये वाला क्या है? ये वाला ग्लाइऑक्सल है। तो यहाँ पे क्या बना? 2 तो बना यहाँ पर मिथाइल ग्लाइऑक्सल, अभी नाम लिखा था इसका, और एक यूनिट बना किसका? ग्लाइऑक्सल का बना, CHO एंड CHO। ये लेकिन यदि इस टाइप का अरेंजमेंट रहा और यदि मैंने ऐसा ब्रेक किया तो ध्यान से देखो दोनों CH3 एक ही मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, और यदि एक ही मॉलिक्यूल में आ गए तो इस बार थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ग्लाइऑक्सल के डबल मॉलिक्यूल बने, लेकिन एक और जो बना दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल में 2 मिथाइल लगा हुआ मिला। तो जाइलिन में, जाइलिन का जब क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस में आता है तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं? तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। टोटल नंबर नहीं पूछा जाता, केवल डिफरेंट टाइप्स पूछा जाता है। तो एक तो ग्लाइऑक्सल भी बना है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल भी बना है और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल भी बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया वेरिएशन, ट्रिपल बॉन्ड है, फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड को कट करना है तो एक बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन लगाने पे प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। नेक्स्ट वेरिएशन में बात करें, नेक्स्ट वेरिएशन में बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड भी कट होना है, ये डबल बॉन्ड भी कट होना है। तो डिज़ाइन यदि अलग अलग लिखूं तो ये वाला पोर्शन तो ऐसा बनेगा, इसमें ऑक्सीजन लगा दूं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दूं और यहाँ पर ये ऐसा लगा दूं ये। फिर उसके बाद रीअरेंज करके हम लिख देंगे। ये वाला तो एसीटोन है, तो एसीटोन कैसे लिखने में आ जाएगा? CH3 COCH3 आ गया, ये तो एक प्रोडक्ट। और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये कॉर्नर पे CHO है और टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे 3, 4, 5 एंड 6। तो मुझे क्या करना है? CHO लिखना है, ठीक,
और यहाँ पर यदि मैं CHO लिखूँगा तो मैंने ये CHO लिख दिया, और यहाँ पर मुझे एक कार्बन छोड़कर कार्बोनाइल ग्रुप लगाना है और टोटल 6 कार्बन लिखने, तो 1 2, और यहाँ पर एक और CHO लगा दूंगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। इस तरीके के 2 प्रोडक्ट बनेंगे। नंबर 12 में बात करें, नंबर 12 देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें डिफरेंट पोर्शंस लिखने होंगे और डिफरेंट पोर्शन लिखकर हम आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब यदि मैं डिफरेंट पोर्शन चलो इसका लिख के बताऊँ, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पहले तो मैंने एज इट इज स्ट्रक्चर में बनाया है तो ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगाऊंगा तो आंसर बन गया ऐसा। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं रीअरेंज करके ऐसा लिखूंगा तो ज़्यादा सही है, और आंसर यही लिखा हुआ आया था ऑप्शन में। क्या ये दोनों सेम है? तो हम नंबरिंग करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं किसी भी साइड में नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6, 1 6 डाइओन ही तो है ये। तो यदि मैं यहाँ पर नंबरिंग करके देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 6 डाइओन है, सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, बस रीअरेंज करके थोड़ा अलग लिखा है हमने, ठीक है ना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें डबल बॉन्ड हर तरीके का ब्रेक करना है और ऑक्सीजन यूज करके हमें प्रोडक्ट बना लेने, ठीक। अब क्वेश्चंस का नया वेरिएशन लिखें, रिवर्स आते हैं क्वेश्चन में। मतलब यदि प्रोडक्ट गिवन है तो गिवन प्रोडक्ट में हम स्टार्टिंग मटेरियल एल्कीन कैसे पता करते हैं? तो देखो, कॉमन सेंस ये बोलता है कि यदि डबल बॉन्ड कट करके कार्बोनाइल बना है तो कार्बोनाइल को वापस ज्वाइन करने से हमें डबल बॉन्ड मिल जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसी कंपाउंड को 2 टाइम्स लिखना है इस तरीके से। और हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड कट करने के बाद कार्बोनाइल बना था, तो कार्बोनाइल हटाने के बाद हमें डबल बॉन्ड दिख जाएगा। तो हमने रेड बॉक्स बना के कार्बोनाइल के ऑक्सीजन हटा दिए और डबल बॉन्ड लगा दिए, ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इस तरीके के और क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। नंबर 14 में भी देखेंगे तो C8H14 एक कंपाउंड पता करना है जो बाइकार्बोनाइल दे रहा है। अभी देखो, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिसीजंस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं कि बाइकार्बोनाइल बनेगा, इसका मतलब साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड था, और कार्बोनाइल को आसपास लाके जब तुम ऑक्सीजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा। और यदि इन दोनों कार्बन के बीच में मुझे डबल बॉन्ड लगाना है तो ये रिंग बनेगा, और रिंग में टोटल मेंबर कितना रहेगा? टोटल मेंबर रहेगा 5। तो हमने 5 मेंबर रिंग बनाया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, लेफ्ट वाले पर एक CH3 था, राइट वाले पर एक C2H5 था। इस तरीके से हम आंसर बना लेंगे। हम कभी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो बनाया वो सही है कि नहीं। हम डबल बॉन्ड कट करेंगे, कट करने के बाद प्रोडक्ट बना लेंगे, क्रॉस चेक हो जाएगा आसानी से। और एग्जाम्पल में यदि बात करें तो नंबर 15 में देखते हैं, इस बार भी बाइकार्बोनाइल बना है, और हमने अभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट बनाया था कि बाइकार्बोनाइल होने पर रिंग में डबल बॉन्ड होता है। अब लेकिन यदि मैं यहाँ पर इन दोनों कार्बन को ज्वाइन करके डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो 3 मेंबर रिंग बनेगा। वैसे ही मोस्ट स्ट्रेन रिंग होता है वो, उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ तो नहीं लगेगा। तो फिर हमें डबल मॉलिक्यूल यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, और इस तरीके से मुझे आंसर लिखना पड़ेगा। और ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में ही बोला था, ओनली एसिटाल्डिहाइड लिखा था, मतलब एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यदि अकेला ये लिखा है इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियर है। और एग्जाम्पल्स लिखते जाएं। देखो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ही समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रिएक्शन में इतने एग्जाम्पल्स तो हम नहीं लिखते कभी भी, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार इस स्ट्रक्चर्स को देखना, एग्जाम्पल्स को देखना, प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि कंफर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सिनोन एसीटोन, दोनों का स्ट्रक्चर लिखा और क्लब करके हमने आंसर बना लिया। क्रॉस चेक कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सिनोन और एसीटोन ही तो बन रहा है। तो फिर क्वेश्चन का वेरिएशन थोड़ा और डिफरेंट करते हैं। इस बार हमने क्वेश्चन में नंबर 17 में वेरिएशन ये लिखा कि यहाँ पर जिंक नहीं है, और इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आंसर बदल जाएगा। जिंक नहीं है तो मैंने पहले बोला था कि बॉन्ड ब्रेक करके हमें कार्बोनाइल तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने बोला क्या कि इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और हमें मालूम है कि कीटोन का हम ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। हाँ, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि ये फॉर्मिक एसिड नहीं है इसलिए एसिडिक एसिड ही आंसर में लिखना पड़ेगा।
तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा, एक तो एसीटोन और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड बनेगा। इस तरीके से आंसर लिखने में आएगा। नंबर 18 पर बात करें, जिंक एब्सेंट है, ध्यान से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा। इस तरीके से ब्रेक करके स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बना है और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यदि मैं करूँगा तो ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ट्रू। लेकिन देखो ये अपना नॉलेज है, हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड यदि है तो यहाँ पर CO2H2 लिखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा ना तो एक साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, करेक्ट, लेकिन साथ में क्या बनेगा, CO2H2O भी बनेगा। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट लिखने होते हैं। अब जहाँ तक CO2 बनने की बात है, एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन पे हुआ। CO2 और भी तरीके से बन सकता है, जिंक की प्रेजेंस में ही बन सकता है। ये देखो, ये क्यूमुलेटिव डाइन्स हैं और यदि यहाँ पर ब्रेक करूंगा तो इस वाले पोर्शन में क्या बनेगा, कॉर्नर वाले पोर्शन से तो CH3CHO बन रहा है, तो ट्वाइस करके मैं क्या लिख दूँ, CH3CHO, और बीच वाले पोर्शन से इस तरीके से बन रहा है ना, और ये क्या, ये CO2 तो है। तो ये ज़रूरी नहीं कि CO2 हमेशा ऑक्सीडेशन से बने। तो यदि केवल CO2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्यूमुलेटिव डाइइन है। हाँ, CO2 और H2 लिखा है इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन से बना है। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि कब हमें ऑक्सीडेशन वाला केस समझना है, कब हमें क्यूमुलेटिव डाइइन वाला केस समझना है। और एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। नंबर 20 में देखें, 20 एक्सट्रीम है, बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन फिर भी फर्दर रिडक्शन करना पड़ेगा। इसके प्रोडक्ट मुझे याद है, एसीटोन बना था पहले, तो एसीटोन के रिडक्शन से ये एल्कोहल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और एसिटाल्डिहाइड बना था, एसिटाल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से मुझे इथाइल अल्कोहल, ये आंसर में लिख के आना पड़ेगा। डिज़ाइन डिफ़िकल्ट टाइप की भी आ सकते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे हमने ये लिखा बाईसाइक्लिक कंपाउंड। हमने पहले बोला देखो, डिज़ाइन किसी भी तरीके का रहे, हमें डबल बॉन्ड कट करके ऑक्सीजन यूज़ करना है। तो डबल बॉन्ड जब मैं कट करूँगा तो ऐसा पोर्शन बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाऊंगा, तो बाद में फिर मैं क्या करूँगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड बना लूँगा कि यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग पर अल्टरनेट कार्बन पे CHO लगा हुआ है, तो मैं इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब वैसे तो क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो थ्योरी होता है उसको याद नहीं करना होता है, लिखना नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि हम याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे क्वेश्चन में वो ये थे ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या है देखें। तो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, अनब्रांच्ड एल्कीन गिव्स एल्डिहाइड। अनब्रांच्ड एल्कीन का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन पर H रहेगा, और यदि H रहेगा इसका मतलब वो एल्डिहाइड बनाएगा। ब्रांच्ड एल्कीन में यदि डबल बॉन्ड पे साइड चेन आ गया तो उस पे H नहीं रहेगा, और यदि उस पे H नहीं रहेगा, उस पे H यदि नहीं रहेगा तो जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बनेगा वो कीटोन ही तो बनेगा। फिर यदि हम बात करें थर्ड में, तो टर्मिनल एल्कीन्स की फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि टर्मिनल एल्कीन CH2 होगा। कॉन्जुगेटेड डाइईन ग्लाइकोल देता है, करेक्ट। अब ऐसे तो ऑब्जर्वेशन ये भी था कि क्यूमुलेटिव डाइईन जो है वो क्या देता है, CO2 देता है, लेकिन कब तक लिखेंगे, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड याद ही रखा जाता है। तो ये थर्ड ऑक्सीडेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। ओजोनोलाइसिस कंप्लीट हुआ, लास्ट के कुछ और ऑक्सीडेशन कंप्लीट करें, इजी हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन लिख रहे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर 4। रिएजेंट में मैंने पहले ही बोला, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन यूज्ड एट हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, और हीट लिखा रहेगा, फिर एसिडिक हो चाहे एल्कलाइन KMnO4, और हमें क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है और एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन करना है। हम हालांकि स्टेप वाइज कर सकते हैं, इस तरीके से पहले कार्बोनाइल बनाएं फिर उसका ऑक्सीडेशन करते जाएं। अभी अभी हमने ओजोनोलाइसिस में भी सेम क्वेश्चन ट्राई किया था, इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मुझे मालूम है कि कीटोन का मुझे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड कीटोन वाले टॉपिक में वन टाइम करके बताऊंगा मैं, जब पॉपअप्स रूल हम स्टडी करेंगे। पूरे सिलेबस में और कहीं पर भी कीटोन का ऑक्सीडेशन हम नहीं करते, और जो एल्डिहाइड बना उसका ऑक्सीडेशन करके हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। फिर ये ज़रूरी नहीं कि रिएजेंट, जैसे एग्जाम में लिखा हुआ कभी रिएजेंट नहीं आया, लिखा हुआ क्या था, विगरस ऑक्सीडेशन। विगरस ऑक्सीडेशन लिखा है, एक्सेसिव ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, सबका मीनिंग एक ही है। तो मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, हर पोर्शन का एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन करो। तो यहाँ पर जो बनेगा वो तो एसीटोन पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पर जो बनेगा देखो, फॉर्मेल्डिहाइड।
अब तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ टर्मिनल एल्कीन क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या देता है, CO2H2। तो इसका आंसर मुझे लिखना पड़ेगा ये। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, ईजी होता है, ठीक है ना। फिर लास्ट ऑक्सीडेशन पर आए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड कंबशन। और हमने पहले एल्केन में भी लिखा था डेफिनेशन, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। और कंबशन का एंड प्रोडक्ट हमेशा CO2H2 होता है। एल्केन में हमने लिखा था 3n+1/2। एल्कीन के लिए सफिशिएंट होता है 3n/2O2 और इसमें जो बनता है वो क्या बनता है, NCO2 और NH2 बनता है। n का वैल्यू डिफरेंट यूज़ करने पे अलग अलग टाइप के एल्कीन के लिए हम ये रिएक्शन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने हर टाइप का 5 टाइप का ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना पड़ेगा। थैंक यू।